ओके, सो इंस्टॉलेशन इज डन ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं कोई नहीं। जितेंद्र औरंगजेब, थैंक यू। सर इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट्स हो गए एक्सपर्ट हो गए हैं। रवि, कैन यू मेक मी होस्ट, रवि? राइट। ओके, सो लेट स्टार्ट। ये म्यूट कर लो एक बार। ओके, ठीक है। तो आज हम यूट्यूब में 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है हम पीछे हैं अभी। तो आज हम देखते हैं मैनेजर्स कैसे डिप्लॉय करते हैं, हम लोग मैनेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, मोर और लेस सारे मैनेजर्स इसी तरीके से करते हैं जैसे आज हम एक कोई भी करते हैं। तो जनरली मैनेजर्स में ज़्यादा चेंजेस unless it is required by the current, otherwise we'll go with the default one। और करते भी तो माइनर से मॉडिफिकेशंस करते हैं। इट्स नॉट लाइक बीपी, जितना हम बीपी में करते हैं कि हम सब कुछ रिक्रिएट करते हैं, रीडिजाइन करते हैं। मैनेजर्स में हमारे साथ इतना काम नहीं होता है। कुछ कस्टमर्स के कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट्स कस्टमर रिक्वेस्ट करता है उनके मैनेजर्स में, मैनेजर्स फॉर्म आर्टिवर्ड फॉर्म में, तो हम सिंपली वो मैनेजर्स ऐड वो पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। अदर समय से ज्यादा कुछ काम होता नहीं मैनेजर्स को लेकर। तो कोई भी मैनेजर देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजर देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये इसको हम रिलेवेंटली करके भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली चेंजेस कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी मैनेजर्स हम इतना छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि काफी डेलिकेटेड होते हैं, लाइक कॉस्ट मैनेजर या शेड्यूल मैनेजर। बट डॉक्यूमेंट मैनेजर हम थोड़ा सा R&D कर सकते हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं मैनेजर से? क्योंकि हम एट ए टाइम केवल एक ही मैनेजर्स का एट्रीब्यूट फॉर्म बना सकते हैं। एट ए टाइम एक ही फॉर्म होता है, हम मल्टीपल फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने एक फॉर्म में कुछ R&D मार दी और वो गलत हो गया, चेंजेस रिट्राइव नहीं कर पाए हम, तो आपका पूरा फंक्शनलिटी इम्पैक्ट हो जाती है। इसलिए हम ज्यादा चेंजेस नहीं करते मैनेजर्स में। तो हम डॉक्यूमेंट मैनेजर करके देखते हैं कि इसका एट्रीब्यूट फॉर्म कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम एक बार देखते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हैं। हमें अगर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आ जाती है, रन टाइम में चीजें कैसे होने वाली है, तो आई थिंक आपको डिजाइन क्या करना है वो आपको मोर रिलेवेंटली समझ में आ जाता है। क्योंकि डायरेक्टली हम डिजाइन करेंगे और हमें नहीं पता कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट यूज कैसे होने वाला है। एंड यूजर जब इसे यूज करेंगे तो होने क्या वाला, अगर हमें वो नहीं पता है तो हम उसको उतना बेटर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार हम इसे देखते हैं किसी प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट मैनेजर्स में मेनली क्या हम डिजाइन करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट मैनेजर में आते हैं हम। किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरीके से हम पूरा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर फोल्डर में ही हम स्टोर करते हैं। ठीक है, हम ये पार्ट आपका सेटअप का है, बट जस्ट आपके ओवरव्यू के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे हम कोई भी फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक्सेस होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर फोल्डर में हम क्या एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमारे पास परमिशन होना चाहिए। कोई बंदा किसी भी फोल्डर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड ऑन द एक्सेस एंड परमिशंस व्हिच हैज बीन सेट अप बाय either by प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट के फोल्डर एक्सेस होते हैं। और विद इन फोल्डर स्ट्रक्चर हम एट डॉक्यूमेंट लेवल क्या कर सकते हैं, फर्दर इट इज डिफाइंड बाय परमिशंस व्हिच इज बीन सेट बाय एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो चीज करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर्स में। तो मैं अभी आपको टिपिकल सारी चीजें यू डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन में तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में काफी कुछ है बताने के लिए। तो हम केवल यू डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अल्टीमेटली हमारा डिजाइन क्या होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं,
लाइकवाइज मुझे फोल्डर डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया फोल्डर ऐड करना है एंड आई वांट टू से इट इज अ इंजीनियरिंग फोल्डर, जहाँ पे मैं सारे इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक और बेसिकली रन टाइम में यूजर क्या करते हैं या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, जिसको एक्सेस होता है वो एक फोल्डर क्रिएट करता है और क्रिएटिंग अ फोल्डर सिंपली वो न्यू पे क्लिक करता है और यहाँ पे उस फोल्डर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है या उस फोल्डर से रिलेटेड जितने एट्रीब्यूट्स है या और सिंपल वर्ड्स में उस फोल्डर से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उसको फिलअप करता है। लाइक उस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ओनर कौन होना चाहिए, क्रिएशन डेट एंड परसेंटेज, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये सब इसके एट्रीब्यूट्स है या इन सिंपल वर्ड ये फील्ड्स है जो फील्ड्स रन टाइम में एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ फोल्डर ये सब फिलअप करनी होती हैं, राइट। तो बेसिकली क्या क्या है यहाँ पे, नेम, लोकेशन, ऑनर, क्रिएशन डेट, परसेंटेज कंप्लीशन एंड डिस्क्रिप्शन, दिस आर द 6 फील्ड जो कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर एट द रन टाइम ये हमें फिलअप करनी होती है, ठीक है। बट लेट अस सपोज इन योर कंपनी आपके पास बिजनेस आता है, बिजनेस मतलब कि जो बिजनेस यूजर्स हैं आते हैं कि दे नीड अनदर फॉर्म ईयर, अनदर एट्रीब्यूट ईयर, अनदर एलिमेंट ईयर, उनको डिस्क्रिप्शन से नीचे उनको चाहिए प्रोजेक्ट नेम, ओके, ऐसा कुछ एक और एलिमेंट चाहिए या डिपार्टमेंट नेम या XYZ, बिजनेस का कुछ भी कॉल हो सकता है, वो आपसे कोई भी एक नया एलिमेंट यहाँ पे पुटअप करवाना चाहते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, ठीक है, एक नया एलिमेंट, एक नया फील्ड यहाँ पे कैसे आता है, ये होता है हमारा यू डिजाइनर में, ठीक है। अभी तो हमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना तो हम ये 6 एलिमेंट्स में इंफॉर्मेशन पुटअप करेंगे, दैट्स ऑल। 6 में से 4 आपका रीड ऑनली है, इसमें ऑटोमेटिक डेटा आता है, 2 में आपको सिर्फ डेटा एंटर करना है। बट हमें और फील्ड्स चाहिए यहाँ पे, अगर बिजनेस का रिक्वायरमेंट होता है कि दे वांट प्रोजेक्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन नेम और XYZ एनी फील्ड नेम, तो वो ऐड करने के लिए हमें यू डिजाइनर में इस पर्टिकुलर फोल्डर का जो प्रॉपर्टी है वो फॉर्म सेटअप करना होता है, मतलब फोल्डर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म, ओके, समझ में आया? ओके। अल्टीमेटली हम यू डिजाइनर में क्या करेंगे, अगर बिजनेस का रिक्वायरमेंट होता है कि उन्हें अपार्ट फ्रॉम 6 3 नए एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, तो वो उस फोल्डर को ऐड करते समय वो 3 नए एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी एंड यूजर चाहते हैं कि फिलअप करे, प्रोजेक्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, पर अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसे लाने के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा इस फॉर्म को। और ये जो फॉर्म है जो ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्म, इसे हम कहते हैं फोल्डर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म यू डिजाइनर में। वहां पे हम क्या डिजाइन करते हैं, ये प्रॉपर्टीज डिजाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। मीनवाइल वैसे ही अगर आप और देखोगे, अल्टीमेटली जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट एड करते हैं विद इन एनी फोल्डर, तो उस डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, नेम, लोकेशन, टाइटल, रिवीजन नंबर, XYZ, ठीक है। लेट अस सपोज दिस आर द प्रीडिफाइंड जो कि स्टैंडर्ड है। कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको ऐड करना है तो आप उस डॉक्यूमेंट के इतनी एलिमेंट्स, इतनी फील्ड्स की वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, रिवीजन नंबर क्या होगा, इशू डेट क्या होगा, पब्लिकेशन क्या होगा। बट लेट अस सपोज बिजनेस कम टू यू एंड दे वांट कि हर एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम उसका प्रोजेक्ट नेम कैप्चर करना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस प्रोजेक्ट का है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे यू डिजाइनर में। और इसे हम कहते हैं, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आया हम यू डिजाइनर में क्या डिजाइन करने वाले हैं, हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म और फोल्डर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। क्यों करने वाले, कि कोई भी फोल्डर क्रिएट करते समय अगर बिजनेस को उस पर्टिकुलर फोल्डर की कोई और एट्रीब्यूट्स को कैप्चर करना है या कोई और प्रॉपर्टीज के बारे में कैप्चर करना है या उस पर्टिकुलर फोल्डर या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के और इंफॉर्मेशंस को कैप्चर करना है,
उसकी प्रॉपर्टीज में और एलिमेंट चाहिए तो हमें नया एट्रीब्यूट फॉर्म डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग आते हैं यूआई डिजाइनर, डॉक्यूमेंट मैनेजर। ठीक है, अब जब भी हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो कीप इन माइंड कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड मैनेजर है, डॉक्यूमेंट, रिसोर्स, शेड्यूल, फेस, प्लानिंग, हर एक में हम केवल एक ही एट्रीब्यूट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, लाइक जिसने यहाँ पे एक फॉर्म बना है, ठीक है, विद इन दैट फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे बनाते हैं, सिंपली इसका नाम देके, ठीक है, यहाँ हमने सिंपली एक नाम दे दिया, इट कुड बी XYZ एनीथिंग, जस्ट अ फ्री टेक्स्ट, हमने यहाँ दिया फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे हम इस फॉर्म को क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट दो फोल्डर, दो आपके विद इन दैट नोड, आपके दो तीन नोड्स बनते हैं। पहला होता है आपका फोल्डर प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, थर्ड इज लॉग। तो फोल्डर प्रॉपर्टीज जो फॉर्म होता है उसमें हम डिजाइन करते हैं कि जब आपका कोई भी नया फोल्डर क्रिएट हो रहा है तो उसके कौन कौन से फील्ड होंगे। ओके, लाइकवाइज हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा एक फील्ड हो प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, करना होगा इसे ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट करने के बाद हम इसमें कर सकते हैं चेंजेस। ठीक है, सो लेट अस सपोज बिजनेस का कॉल है कि व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर दे वांट टू पुट अ प्रोजेक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर। तो हमने ये एलिमेंट ऐड अप करा, सेव किया, क्लोज किया। तो सेम वे बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म क्रिएट होता है, इट इज a स्टैंडर्ड वन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म क्रिएट होता है, हमें मतलब यूनिफायर में एक ही हम एट्रीब्यूट फॉर्म एट ए टाइम कर सकते हैं मैनेजर्स के लिए। जब यूनिफायर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, हमें सिर्फ बिना एडमिनिस्ट्रेटर, हमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हमें नए एलिमेंट्स चाहिए या कुछ एलिमेंट्स कम करने तो हम उसके साथ प्ले करते हैं। हम यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म नहीं बनाते हैं। ओके, हम क्योंकि इसमें मल्टीपल फॉर्म अलाउ नहीं करता है, तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस की तरह नया का नया फॉर्म डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइकवाइज यहाँ पे भी अगर हमें लगता है कि व्हाइल क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट, और हमें हर एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसके प्रोजेक्ट का नाम भी रखना है हमारे डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म में, तो हम ये ले लेते हैं, we'll save it, close it, and in case if you want to make some changes in log तो हमें पता है सेम चीज यहाँ पे होगी, log are the just column headings। अच्छा, log यहाँ पे केवल क्रिएट होता है डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म के लिए, या जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सिर्फ उसी के लॉग दिखेगी हमें, या उसी से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट है, केवल यही एलिमेंट अवेलेबल होंगे आपके लॉग क्रिएशन के लिए। मतलब कि लॉग क्रिएशन में क्या होगा, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, उस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही हमें दिखेगी लॉग में, लाइक फाइल नेम, रिवीजन नंबर, पब्लिकेशन नंबर, फाइल टाइटल, फाइल कंप्लीशन, दिस काइंड ऑफ थिंग। जो भी फॉर्म होंगे वो यहाँ पे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ बात, अच्छा ठीक है, लॉग तो आप यूं ही बना लोगे, हमने कई बार बनाया लॉग, सिंपली लॉग लेते हैं, नाम देते हैं, जो एलिमेंट्स हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्टनिंग और फाइंडिंग में पता है। अब यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट मैनेजर्स की बात करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिस्टम डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो every element is starting with UUDM। अगर मैं फोल्डर लेवल की बात करता हूँ, if I am going to create a folder property attribute form,
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट दे आर स्टार्टिंग विद UU_DM. ठीक है, सो इट मीन्स दैट दीज आर द सिस्टम क्रिएटेड डेटा एलिमेंट. से हमने नहीं किया, देयर आर सम फॉर्मेट व्हिच इज रिजर्व्ड बाय यूनिफायर. Likewise, one of the example is SIS system and another example is UUDM. तो ये जो एलिमेंट है, इट नॉट अ सिंपल नेम. ओके, इट नॉट अ सिंपल नेम. इसका नाम क्या है? UU_DM_node_name. ओके, तो यहाँ पे हम कोई ऐसा कॉलम आप लगा देते कि जस्ट आपने एक नेम का कॉलम पेस्ट कर दिया, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट एज अ डॉक्यूमेंट नेम, बिकॉज इसका एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही अलाउ करता है ये फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट्स. जो भी ये प्री डिफाइंड एलिमेंट है 6, ये आपके सिस्टम डिफाइंड है. ठीक है, सेम वे आपका जब हम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हैं, दे आर पर्टिकुलर एलिमेंट्स, नॉट अ जेनरिक एलिमेंट्स. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आइदर स्टार्ट बाय UU_file और UU_DM. ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें मैंडेटरी होती है. लाइकवाइज आपका जो नेम वाला रो है इन दिस फॉर्म, इट शुड बी इट इज अ मैंडेटरी फील्ड. फर्स्ट थिंग कि हर डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म में आपका ये एलिमेंट होना चाहिए. कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? UU_DM_node_nome. This is a mandatory element required while designing any document or folder attribute form. ठीक है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मैंडेटरी एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, इस एलिमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. ये है UU_DM_node_path. क्या होता है? अगर हम चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस प्रोसेस में अगर हमने ये एलिमेंट यूज किया है, तो क्या होता है कि उस बिजनेस प्रोसेस में अगर कोई भी हमने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आके स्टोर हो जाते हैं, और हम इस एलिमेंट के थ्रू उस फोल्डर का नाम देते हैं. हम चाहते हैं कि आपका एक सिंपल बीपी है जहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया, तो डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर होना चाहिए. एक बजट अप्रूवल बीपी है, बजट अप्रूवल बीपी में जो भी लॉग बन रहे हैं या उसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच्ड हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे लॉग्स या उस जो बजट अप्रूवल का फॉर्म है या उसके अंदर के जो अटैचमेंट है, वो बजट अप्रूवल फोल्डर में आके स्टोर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक. उस समय हम अपर फॉर्म में ये एलिमेंट यूज करते हैं. ठीक है, इसके ऊपर कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट इस टाइप से कि पर्टिकुलरली जितने भी अटैचमेंट्स हैं या जितने भी मेरे बजट अप्रूवल के फॉर्म्स हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टोर होते जाए ऑन अ पर्टिकुलर फोल्डर, तो हमें उसके लिए कौन सा डेटा एलिमेंट यूज करना होगा. You should know that data element is UU_DM_node_path. ठीक है, सो बेसिकली हम इतना ही करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर या किसी भी अलग मैनेजर में, until and unless हम कॉन्फ़िगरेबल मैनेजर्स की बात ना कर रहे हो. ठीक है, कॉन्फ़िगरेबल मैनेजर्स थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है. तो हम किसी भी मैनेजर्स के जो एट्रीब्यूट फॉर्म्स होते हैं उसमें हम कुछ मेजर चेंजेस नहीं करते हैं. हम जो भी एलिमेंट्स है उसे कम या ज्यादा करते हैं. एंड कीप इन माइंड कि जो मैंडेटरी एलिमेंट है वो हमें रखना ही रखना है. ठीक है, वंस इट इज डन, अगर आपको लॉग में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं. लेट अस सपोज यू वांट कि हमारे लॉग में हमारा एक नया एलिमेंट है, प्रोजेक्ट नेम ये भी दिखना चाहिए, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वंस यू आर डन, नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एरर चेक करते हैं. कोई एरर नहीं है, मीन्स कि हमारा डिजाइन में कोई फ्लॉ नहीं है. देन विल चेंज द स्टेटस, विल डिप्लॉय इट. और चूंकि पहले ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो रखा होता तो हमें बार बार कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है. अब क्या होगा, फॉर एनी एलिमेंट एट डॉक्यूमेंट लेवल हमारा एक नया फील्ड आ गया, प्रोजेक्ट नेम. हम इस डॉक्यूमेंट का प्रोजेक्ट नेम एज अ प्रॉपर्टी में मेंशन कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते
सकते हैं, ठीक है। सेम चीज डॉक्यूमेंट लेवल पे भी होती है। While creating a new document, we can capture name of it, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। रियाज, औरंगजेब क्लियर हुआ? ठीक है। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेशली बीइंग अ डिजाइनर, इन केस अगर बिजनेस हमारे पास आता है कि देन इट्स अनदर 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। मतलब कि जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट स्टोर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर फोल्डर, या आप क्या क्या पैरामीटर कैप्चर करना चाहते हो। तो इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं एट फोल्डर लेवल। जब हम फोल्डर की बात करते हैं, ठीक है, 2 चीज होती है यहाँ पे। जब भी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हम एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइल मीन्स स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, these are the files. Folder means are the folder who store the documents, ठीक है। ये येलो ये फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज आवर लोकल फोल्डर जो हम लैपटॉप में यूज करते हैं, जो हमारा फोल्डर फाइलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम यही करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर में। हमारा पर्पस यही होता है, आइदर वी टू change the property for folders attribute form और document attribute form, if required हम locks change कर सकते हैं। तो रियाज, इसमें कुछ डाउट है आपको या जितेंद्र? सर आपने जो लोकेशन का बताया था, लोकेशन UDM नोट पाथ वाला, सर इसमें सर किस टाइप के पूरे जो भी डॉक्यूमेंट आपके यानी यू डिजाइनर या जहाँ भी यूज होंगे वो सब इसी पाथ पे आके सेव हो जाएंगे सर? नहीं, क्या होता है, जैसे कि हम एक बीपी की बात करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस बजट अप्रूवल बीपी, और लेट अस सपोज यहाँ पे एक मैं एलिमेंट यूज करता हूँ दैट आई कॉल्ड UU अंडरस्कोर DM, ठीक है। तो DM पब्लिश पाथ एंड पब्लिश इन्फो पाथ, आई थिंक वो एलिमेंट ये होगा फिर DM पब्लिश पाथ। तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो कहाँ जाके पब्लिश होना चाहिए, वो यहाँ डालते हैं हम। आई थिंक ये ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है इसमें, इसको हमने हिडन कर दिया। हिडन इसलिए कर दिया क्योंकि हमने चाहते कि यूजर को आपका जो एंड यूजर उसे पता चले कि आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है। आपके ये जो रिकॉर्ड जनरेट होगा, जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप का एक रिकॉर्ड जनरेट होता है। रिकॉर्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो, हम नहीं चाहते कि यूजर को पता चले। तो हम क्या करते हैं, उसको हिडन डाल देते हैं। ये ब्लॉक कभी भी एंड यूजर को नहीं दिखेगा, और हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, ठीक है। पब्लिश पाथ है, हमने पब्लिश पाथ का प्रॉपर्टी सेट कर दिया है इसे ऑटो पॉपुलेट करके। अब हमने क्या लोकेशन बताया इसको कि किस लोकेशन पे ये रिकॉर्ड स्टोर होना चाहिए। इट इज अंडर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट बजट एंड शेड्यूल्स, अंडर दैट बजट इन्फो, बजट अप्रूवल। इसके अंदर इस बीपी के जितने भी रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। हमने ये एलिमेंट डाल दिया वहां पे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने देखा था प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, देन क्या था, हाँ, प्रोजेक्ट बजट एंड शेड्यूल, बजट इन्फो, बजट इन्फो क्या था, scheduling। यहाँ पे उस पर्टिकुलर बीपी के रिकॉर्ड्स यहाँ स्टोर होना चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स की इन्फो है वो यहाँ पे स्टोर रहेगी। ओके सर, हो गया। ये पर्पस होता है उस पर्टिकुलर बीपी को रन करने के लिए। हम चाहते हैं कि स्टोर यहाँ पे हो,
ठीक है, यहाँ पे और कॉन्सेप्ट होता है पब्लिश एंड पब्लिश्ड, हम ये देख लेंगे जब हम डॉक्यूमेंट मैनेजर पे एक बार देखेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का जो एलिमेंट्स है, कई बार इसको स्पेसिफिकली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि उस एलिमेंट का क्या नाम है, या कैसे हम करते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेट हो डॉक्यूमेंट मैनेजर से। जो भी बिजनेस प्रोसेस के इंफॉर्मेशन है, इट शुड डायरेक्टली गेट स्टोर इनटू द डॉक्यूमेंट मैनेजर, तो वो एलिमेंट यूज करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, सो ये था आपका फ्रॉम द यू डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू आपका, फ्रॉम द यू डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे एट्रीब्यूट फॉर्म डिजाइन करते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट किया, सेम थिंग वी कैन डू विद कॉस्ट एट्रीब्यूट फॉर्म एंड बजट एट्रीब्यूट फॉर्म। ओके, यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म होगा एंड यू कैन प्ले विद इट। हम यहाँ पे एलिमेंट कम ज्यादा कर देते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, अप टू अस। सेम वे हम फंड के लिए कर सकते हैं, फंड शीट, कॉस्ट शीट। ठीक है, एंड लाइकवाइज शेल हमने देखा है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट आता है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एनी न्यू यूजर, दे वांट टू कैप्चर अ एम्प्लॉय आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, or they want to capture a project manager name of that particular employee user, ऐसा कुछ भी हम स्टोर करना चाहते हैं उस यूजर के बारे में, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपली एक नया ऐड कर देंगे, एडिशनल फील्ड जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इस फॉर्म को डिप्लॉय कर देंगे। बट हमेशा इनके साथ कंस्ट्रेंट होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फॉर्म क्रिएट कर पाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे ज्यादा हम R&D नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये ग्रे आउट होता है। तो मैनेजर्स के साथ हाँ, पर बेसिकली हमें एडिट ही करना होता है, बस हमारा काम ही होता है, हम एडिट करेंगे उस फॉर्म को। ठीक है, तो हमने देखा इसका डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म, आप फोल्डर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म बनाते हो, बनाते नहीं हो, बेसिकली उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं, कस्टमर बिजनेस कॉल है, तो हम उसके हिसाब से करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फॉर्म में अगर कुछ कस्टमर का इनपुट है या कस्टमर को कुछ एलिमेंट चाहिए, कुछ एलिमेंट्स कम करने हैं, हम वो करते हैं, और लॉग्स में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम वो करते हैं। सेम चीज हम ठीक है, ये आपका डिजाइन फ्लो है, डिजाइन रिक्वायरमेंट है, तीन चीजें आपको करनी होती हैं। और आपका फोल्डर में भी यही है कि यूनिफायर ऑटो क्रिएट करता है, हमें एडिशनली ऐसा कुछ अलग से करना नहीं होता है। लाइक हमने देखा, जैसे आप इसको बनाते हो ऑटोमेटिकली ये आपके क्रिएट हो जाते हैं, फोल्डर एट्रीब्यूट फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। केवल और केवल एक हो सकते हैं, मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, ये ऑप्शन ही ग्रे आउट है यहाँ पे। तो हम एक ही फोल्डर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म और एक ही डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, नहीं, देखो, फोल्डर का सेपरेट है, डॉक्यूमेंट का सेपरेट है। फोल्डर मीन्स द फोल्डर, एंटायर फोल्डर जो हमारे फाइल सिस्टम है, हमारे लैपटॉप्स में। डॉक्यूमेंट मतलब कि इट्स अबाउट द फाइल, फाइल मतलब पीडीएफ, एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, ऑटोगेट, ये फाइल होती है। तो दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये दिस आर द फोल्डर्स जो ये दिख रहे हैं आपको लेफ्ट में, येलो रेक्टेंगल्स, ये फोल्डर्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं। लाइकवाइज मुझे एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, मुझे एक फाइल ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी फाइल ऐड कर सकता हूँ, एनी फाइल। Likewise, I would say anything. It could be a PDF. It could be a पैसे भी कर देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। सो दिस आर द डॉक्यूमेंट जो आपके ये होते हैं, दिस आर द डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट थिंग। और जब हम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट फॉर्म डिजाइन कर रहे थे, तो बेसिकली हम क्या डिजाइन कर रहे थे, हम ये एलिमेंट्स डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, ये एलिमेंट्स डिजाइन कर रहे थे हम। ठीक है औरंगजेब,
डॉक्यूमेंट आर्टिफैक्ट फॉर्म में हम ये एलिमेंट डिजाइन करते हैं, दैट इज अबाउट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कुड बी पीडीएफ, एक्सेल शीट, कुछ भी, ठीक है। और अगर हम फोल्डर आर्टिफैक्ट फॉर्म डिजाइन करते हैं तो हम ये डिजाइन करते हैं जब हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? रियाज, अर्पणा? फोल्डर में हम लोग पाथ मेंशन करते हैं, राइट? आप कर सकते हैं, अप टू अस कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट है ट्रिपल यू, ये सिस्टम एलिमेंट है और ये बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, तो हमें इसमें कुछ एडिशनल करना नहीं होता, ये प्री बिल्ड है। तो प्री बिल्ड ऑटोमेटिकली उस पाथ को उठाता है जिस पाथ पे आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो अभी हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कोई एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, दैट इज अंडर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट रियल एस्टेट पार्किंग एंड ट्रैफिक, यहाँ करता हूँ तो उसका लोकेशन बाय डिफॉल्ट अलग होगा, ठीक है। ये लोकेशन अलग है इसका। ये रीड ऑनली फील्ड्स होते हैं। अगर आप इसका एट्रीब्यूट फॉर्म देखोगे तो दिस आर द रीड ऑनली फील्ड्स। ग्रे आउट है, ये ऑटो क्रिएट होंगे बेस्ड ऑन द क्रिएशन प्रॉपर्टी, जैसे कि किसने क्रिएट किया, हु इज द ऑनर। तो आप यहाँ पे दे नहीं सकते, आप मैन्युअली असाइन नहीं कर सकते कि हु इज क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट सिस्टम विल पिक अ यूजर who has login into the session and who is creating the document. So these are the system elements जो auto pick होंगे। completion is also completion date when ये पूरा का पूरा completion 100% हो जाता है। तो these are system elements। अगर इसके फॉर्म में देखेंगे हम तो भी फॉर्म में हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। these are gray out, read only, ठीक है। ये ऑटो पिकअप वाले होते हैं। अगर इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं हम तो प्रॉपर्टीज में आप देखोगे देखिए ये एडिटेबल है, ये एडिटेबल है। दिस आर द रीड ऑनली फील्ड, ठीक है। इसमें हम कुछ भी यूजर रन टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकता। दिस आर द रीड ऑनली एंड सिस्टम विल pick up the value like creation date, the date on which that particular folder is created। तो सिस्टम अपने आप एक डेट पिक करेगा एंड उसका डेटा डेफिनेशन होगा डेट पिकर। हम थोड़ा सा ये हाई लेवल डेटा डेफिनेशन सीखेंगे, देखेंगे। कुछ सिस्टम डिफाइंड डेटा डेफिनेशंस हैं, यूनिफायर प्री-बिल्ट डेटा डेफिनेशंस हैं। लाइकवाइज ऑनर इज अनदर एलिमेंट, उसका डेटा डेफिनेशन यूजर पिकर है। इट विल पिक द यूजर जो जिसने लॉगिन किया सेशन को, एंड क्रिएशन डेट पिकर है जो कि जिस डेट पे पिक हो रहा है वो यूनिफायर सर्वर के डेट से पिक कर लेगा। तो दिस आर द रीड ऑनली फील्ड्स। रन टाइम में हम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड नेम इज द फर्स्ट, नेम शुड बी द फर्स्ट इन द रो एंड इट शुड बी अ रिक्वायर्ड फील्ड। ये कंस्टेंट है, अगर ये आपका नहीं होगा तो यू विल गेट एन एरर, ओके। क्लियर हुआ? यस सर। या रवि, इट्स क्लियर। तो लाइकवाइज हम बाकी मैनेजर्स भी ऐसे डिजाइन करते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेबल मॉड्यूल्स। ये थोड़ा सा बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। लाइकवाइज अभी हमारे पास है प्री डिफाइंड मैनेजर्स मींस कॉस्ट मैनेजर, डीएम, डॉक्यूमेंट प्लान, पोर्टफोलियो, रिसोर्स मैनेजर। लेट अस सपोज वी नीड अनदर मैनेजर, वेयरहाउस मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, लीज मैनेजर। हमें ऐसा कोई भी मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है दैट इज नॉट प्री बिल्ड बाय or predefined by a unifier, then we have to configure, we have to design our own manager that is custom manager or configurable modules, okay। ये काफी एडवांस टॉपिक है, रेयरली यूज होता है और ये अभी इतना इंटरव्यू में पूछा भी नहीं जाता, बट यू शुड नो फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर प्री बिल्ड मैनेजर्स को छोड़ के हमें प्रैक्टिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ नया मैनेजर डिजाइन करना हो तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आंसर इज दैट वी कैन यूज दिस कॉन्फ़िगरेबल मॉड्यूल ऑप्शन टू क्रिएट आवर ओन मैनेजर्स। मैनेजर्स कुड बी क्वालिटी, इन्वेंटरी मैनेजर, एसेट मैनेजर, कुड बी एनीथिंग बेस्ड ऑन द बिजनेस कॉल। हम इसको भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इट टोटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज हम अगला टॉपिक देखते हैं।
Ravi, Ravi, is this the same we store the project document in document manager? Exactly. Okay. आपके डॉक्यूमेंट्स यहीं पे मैनेज होते हैं, यहीं हम अपलोड करते हैं, मैनेज करते हैं, शेयर करते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट मैनेजर यहीं पे होता है एट द रन टाइम। जो भी होता है आपका इन ऑपरेशन, project document is stored at project level. Same way, we can have a document manager at company level for storing company related documents. Okay, and that is only handled by company administrator. Maximum काम हमारा यहीं पे होता है, and we'll see, हम ये देख सकते हैं सेटअप क्लासेस में या एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में how to create the project डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। ओके, ये हम देख सकते हैं सेटअप में, बट फ्रॉम द डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही था। और मुझे कुछ पूछ रहे थे तुम? चलो फिर तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और है फॉर्मूला। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसे करने में। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ये सेशन क्लोज हो रहा है, अगला सेशन स्टार्ट करके फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए एक स्मॉल टॉपिक उठा लेते हैं, पहले वैलिडेशन, ये थोड़ा स्मॉल टॉपिक है, फिर फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं रवि। No sir, no doubt. Okay, great. Okay, hi guys. So all okay जी, आज बच्चे हैं तो ये समझ में आया जितेंद्र अपना और बेसिकली डॉक्यूमेंट मैनेजर आर्टिकल हम कैसे डिजाइन करते हैं, क्यों करते हैं? प्रैक्टिकली बताना, क्या करके काम नहीं करना। अर्पणा समझ में आया? हाँ रवि, समझ में आया। मेरे जो बीच में 2 क्लास मिस हुए रवि, उसकी मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। ओके, याद आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। Hi Riaz. Yeah, hi Ravi. Okay. स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है मेरा? Yes Ravi. ओके, तो एक छोटा टॉपिक है, पहले वो देख लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं वैलिडेशन। एक अच्छा टॉपिक है, मतलब वाइल डिजाइनिंग कई बार यूजफुल होता है हमारे लिए प्रैक्टिकल केसेस में, और जब हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं तो ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, कई बार आता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंपल वर्ड्स में पहले।
फिर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में कई बार आप बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, या कुछ भी एप्लीकेशन पे आप बहुत सारे आपको फॉर्म फिलअप्स करने होते हैं। तो कई बार फॉर्म्स पे आपको वो कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि जब तक आप फॉर्म में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं करोगे आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे कैप्चा हो गया, जब तक आप कैप्चा एंटर नहीं करोगे वो आपको अगले स्टेप पे मूव नहीं होने देगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आई एग्री वाला एक बटन होता है, जब तक आप आई एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करोगे वो फॉर्म को सबमिट नहीं होने देता है ना। स्पेशली जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली जब तक आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट आप पढ़ो ना पढ़ो आपको आई एग्री करके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके निकलना ही होता है, अदरवाइज इट विल नॉट अलाउ यू टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो दिस इज समथिंग गुड, वेरी गुड फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे ही कुछ हम डिजाइन करने को हमारे पास कई बार रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर से कि before moving this record to the next level in the workflow, you have to put some restrictions, some rules or some compliances that user must fulfill, that compliances or user must enter that sort of information before moving this record to the next step. Okay, ये कई बार कंस्टेंट आते हैं, ये हमारे पास आते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, क्या मतलब क्या करना होता है हमें, we have to put up some limits, some restrictions or some rules on the values so that Unify will accept it। ठीक है, इन सिंपल वर्ड आप ये समझो, जब तक आपने आई एग्री पे चेक बॉक्स को टिक नहीं किया वो आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसी तरीके के हमें वैलिडेशंस लगाने पड़ते हैं हमारे फॉर्म्स में, तब तक यूजर आई एग्री पे क्लिक नहीं करेगा। या इस तरीके के जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होते हैं कि आपने क्या ड्राइंग अटैच की नहीं की, आपने अटैचमेंट अटैच किए नहीं किए, इफ आपने अटैचमेंट नहीं किए तो इट विल नॉट अलाउ यू टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस इन आवर फॉर्म्स। ओके, तो पर्पस क्लियर है, व्हाट इज वैलिडेशन, इस टॉपिक को कहते हैं वैलिडेशन। जब हम बीपी डिजाइन करते हैं तो हमें फॉर्म्स पे हमें दिखता है एक अच्छा सा बटन वैलिडेशन, ये वाला। ठीक है, ये हमें दिखते हैं वैलिडेशन के बटन। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस वैलिडेशन ऑप्शन यू कैन पुट सम लिमिट्स और सम रिस्ट्रिक्शंस वैल्यूज। आप चाहते हो कि यूनिफायर अगले स्टेप पे मूव हुए, देन यू हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर कंडीशन, otherwise it will halt your record to move from the towards the next step। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। इसका हम कुछ नरेशन फ्रॉम द टेक्निकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, फिर इसका हम नरेशन देखेंगे। बट स्टोरी लाइन क्लियर आपको कि व्हाट इज वैलिडेशन? यस। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम चाहते हैं कि एक हमारा बीपी है, लेट अस सपोज प्रोजेक्ट क्लोजर का एक बीपी है हमारा। ठीक है, एंड इन दैट बीपी वी वांट टू एंश्योर दैट बिफोर क्लोजिंग एनी प्रोजेक्ट with the help of project closer BP, there are some mandatory things that should be append and user should confirm it कि भाई आपका सिविल पंच लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल पंच लिस्ट कंप्लीट हो गया है। जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे इट विल नॉट अलाउ यू टू क्लोज द प्रोजेक्ट और मूव दिस रिकॉर्ड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट आते हैं प्रैक्टिकली, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लेट अस सपोज हमने दो एलिमेंट यूज किए, एलिमेंट लिए दैट्स वी कॉल्ड पंच लिस्ट। ओके, तो लाइकवाइज सिविल पंच लिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल पंच लिस्ट।
ओके ठीक है, फॉर द टाइम बिंग फॉर दिस क्लास पर्पस डेमो पर्पस हम 2 ही लेते हैं. इट कुड बी एन नंबर. तो हम क्या चाहते हैं कि until and unless यूजर कंफर्म दैट कि उसके सिविल के जितने पंच लिस्ट के जो आइटम है दैट इज साइंड अप बाय कस्टमर. सेम वे इलेक्ट्रिकल के जितने ओपन इश्यूज थे दैट इज साइंड अप बाय कस्टमर एंड यूजर हैज टू कंफर्म दैट थिंग टू अस. अगर है तो ही इस रिकॉर्ड को मूव होने दे, अदरवाइज इट विल restrict the user to move this record to the next step. तो हम ये कैसे डिजाइन कर सकते हैं? We can design this thing with the help of validation. हम validations पे जाते हैं, ठीक है, एंड वी मेक अच्छा मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ दिस जो एलिमेंट है, अगर आप इस एलिमेंट्स के डेटा डेफिनेशन देखेंगे, दिस एलिमेंट का डेटा डेफिनेशन इज अ चेक बॉक्स, ठीक है. सो अल्टीमेटली ग्राफ पे ये चेक बॉक्स की तरह दिखेंगे आपको, ठीक है. चेक बॉक्स जो आपके नॉर्मल होते हैं, ये सिस्टम जनरेटेड डेटा डेफिनेशन है, तो इसके थ्रू आपको चेक बॉक्स मिलता है. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड वन थिंग कि चेक बॉक्स आपका न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा है, डेटा टाइप है. इसकी जो वैल्यू स्टोर होती है इट विल बी आइदर 0 और 1. इट मींस दैट अगर आपका चेक बॉक्स अनमार्क्ड है, अनचेक्ड है, तो एट डेटाबेस लेवल द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इज 0. अगर आपका चेक बॉक्स मार्क्ड है, चेक्ड है, तो डेटाबेस लेवल पे उसकी वैल्यू स्टोर होगी 1. ओके, वैल्यूज जब हम डेटा डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने 2 चीज सीखी थी, लेबल एंड वैल्यूज. लेबल मैंने यूज बताया था आपको डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, एप्लीकेशन कैसे समझता है, और कैलकुलेशंस में यूज करते हैं. लेबल जो एंड यूजर को दिखता है, ठीक है. तो जब हम वैलिडेशन लगाने जाएंगे तो वी नो दैट कि चेक आपका न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप होता है. डेटा डेफिनेशन के अंदर उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक होता है चेक बॉक्स के लिए. तो यहाँ पे हमने 2 चेक बॉक्स एलिमेंट उठाए, हमें डिजाइन भी कर सकते हैं हमारे खुद के एलिमेंट्स. मैंने 2 डेटा एलिमेंट्स उठाए एंड मैंने एक वैलिडेशन लगाया पंच लिस्ट के नाम से, जस्ट उसका एक नाम दिया मैंने. एंड रूल टाइप शुड बी ऑलवेज न्यूमेरिक. ओके, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है. हम यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट कि वी वांट टू एंश्योर दैट कि पंच लिस्ट जो आपका पंच सिविल पंच लिस्ट है प्लस आपका जो इलेक्ट्रिकल पंच लिस्ट है, ठीक है, सिविल पंच लिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल पंच लिस्ट एंड हमें पता है दोनों चेक बॉक्स है, दोनों में वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. ओके, एंड वी वांट टू एंश्योर दैट कि एंड यूजर रन टाइम में दोनों के चेक बॉक्स के आगे टिक करे, टिक होना चाहिए कि उसने सिविल पंच लिस्ट भी कस्टमर से साइन अप ले लिया और इलेक्ट्रिकल बिल ले लिया. तो दोनों चेक बॉक्स टिक होना चाहिए, मार्क्ड होना चाहिए. तो इन दोनों का समीशन कितना होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2. 2 क्यों? ये 1 + 1 2 होगा. अगर दोनों चेक बॉक्स मार्क्ड होगा तो 1, अनदर इज 1. यहाँ पे हम मैसेज डाल सकते हैं. क्या मैसेज डाल सकते हैं हम? कि यूजर मस्ट मार्क बोथ चेक बॉक्स सिविल एंड इलेक्ट्रिकल 1. ये थोड़ा आ नहीं रहा होगा तुम्हें समझ में, पर ठीक है, रन टाइम में समझ जाएगा. एंड हमने एक वैलिडेशन सेट कर दिया, यहाँ पे सेव किया, क्लोज किया. देन व्हाट विल डू, विल चेक फॉर एरर. कोई एरर नहीं है, देन विल चेंज द स्टेटस एंड डिप्लॉय इट. ओके, क्वांटिटी ठीक है, लिमिट. अब हम क्या करेंगे, इसका रिकॉर्ड रन करेंगे. क्या बीपी था हमारा, क्या बीपी था समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो बीपी याद नहीं. ओके, तो रन टाइम में क्या होता है,
हमारा ये भी था। ठीक है, हमारा हमने इस फॉर्म में चेंजेस किए हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट इनिशिएट रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो के जो क्रिएशन स्टेप है, कौन सा वर्क फ्लो लिया हमने, ये लिया क्रिएशन स्टेप पे, जो हमारा वर्क फ्लो का फॉर्म होना चाहिए एक्शन फॉर्म, यही होना चाहिए, पता नहीं कौन सा हमने लिखे रखा है, ठीक है। ठीक है, कुछ गलत है, हमने कोई गलत फॉर्म उठा लिया है। तो हम क्या करते हैं, एक नया वर्क फ्लो बना लेते हैं फट से। पहले हमें बीपी चेंज करना होगा, चेंज ड्राफ्ट, वर्क फ्लो, हमने ये वाला कॉपी कर लिया और इसका नाम दे देते हैं हम वैलिडेशन, वैलिडेशन डेमो। एंड वी वांट टू एंश्योर कि इसमें फॉर्म वही यूज हुआ हो जो हमारे में यूज हुआ हो। तो हमारे पास एक्शन फॉर्म है इनिशिएट रिक्वेस्ट, ओके, सेव किया, क्लोज किया, एंड जस्ट एंश्योर कि हमारा जो डिजाइन हुआ है दैट इज दैट एक्शन फॉर्म इनिशिएट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे डिप्लॉय करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे नए वर्कफ्लो को, नए वर्कफ्लो को क्यों कॉन्फ़िगर करेंगे हम, क्योंकि हम नए बीपी को क्यों कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हमने एक नया वर्कफ्लो बनाया, उसे एक्टिवेट करना है, ओके। और रन टाइम में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, अच्छा एक नया सेटअप भी करना होगा विथ दैट न्यू वर्कफ्लो, ओके। तो अर्पणा समझ में आ रहा है? शायद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, कहीं कहीं बीच में मिस हो रहा है, लेकिन आ रहा है। हाँ, हमने क्या नया वर्कफ्लो बनाया है, तो उस वर्कफ्लो के हिसाब से एक सेटअप लेना होगा हमें, वैलिडेशन डेमो वाला, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारा ही डेटा हो, ठीक है। एक्टिव एंड वी वांट दिस कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर, अप्रूवल पे भी हम अभी सारी चीजें सेम रख लेते हैं, मीन्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे ताकि हमें मल्टीपल यूजर्स के थ्रू लॉगिन ना करना पड़े, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फॉर दिस डेमो पर्पस आई एम कीपिंग एट एवरी स्टेप कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एक्सनी, ठीक है। तो हमने एक बीपी सेटअप कर दिया, वैलिडेशन चेक करा,
then what we'll do, we'll create a record for this BP with this new workflow, with this new setup. ठीक है, so we'll go with validation 1. अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया है सिविल पंच लिस्ट साइन अप एंड इलेक्ट्रिकल साइन अप, एंड इन केस अगर कस्टमर एंड यूजर इस पर्टिकुलर फील्ड को साइन अप नहीं करता है, मतलब कि लेट अस सपोज इन योर प्रोजेक्ट अभी तक आपका इलेक्ट्रिकल पंच लिस्ट के ऊपर कस्टमर का साइन अप नहीं है एंड सिविल का हो गया, तो यूजर ने जस्ट सिविल का चेकबॉक्स को मार्क कर दिया कि ओके he got customer sign off on civil punch list, but still it is not signed by customer. Which one? Electrical one. और यूजर अगर इसे मूव करेगा अप्रूवल के लिए तो क्या होगा? मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा. that kind of a validation we want. ठीक है, तो जैसे ही हम डालते हैं it got a message that invalid data entered in the following field. क्यों, क्या है, हमने मैसेज डाला था, मैसेज हमारे वैलिडेशन का नाम था पंच लिस्ट, एंड क्या मैसेज था, यूजर मस्ट मार्क बोथ चेक बॉक्स सिविल एंड इलेक्ट्रिकल पंच लिस्ट. ठीक है, तो जब तक यूजर दोनों को नहीं करेगा इट विल नॉट अलाउ मूव दिस रिकॉर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, so that is a purpose and that is a way we design the validation, जिससे कि क्या होता है कि हम हमारे फॉर्म्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स इम्पोज कर देते हैं कि एंड यूजर हैज टू परफॉर्म दिस एक्शन, अदरवाइज द रिकॉर्ड विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, और ये प्रैक्टिकली तब काम आता है जब आपको ऐसे कुछ बिजनेस डिसीजंस डिजाइन करने होते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो और आई गेस यू विल अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट क्लोजर से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. जब तक आप पंच लिस्ट क्लोज ना करो कस्टमर विल नॉट टेक हैंड ओवर. तो इस तरीके से हम चीजें डिजाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज वन सिंपल एग्जांपल. हमने चेकबॉक्स मेथड यूज किया था. आप इस फॉर्म में जितने भी न्यूमेरिक फील्ड्स हैं, ठीक है, वैलिडेशन केवल और केवल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के लिए एप्लीकेबल होता है. ओके, जितने भी न्यूमेरिक फील्ड्स है उनके लिए वैलिडेशन डाल सकते हो. हम एक वैलिडेशन डाल सकते हैं अमाउंट के लिए, इफ द अमाउंट इज लेस देन 1 मिलियन फॉर्म मूव ना हो, तो वो वैलिडेशन आ सकता है. ठीक है, हम लाइन आइटम्स पे वैलिडेशन डाल सकते हैं. ठीक है, वैलिडेशन आपका अपर फॉर्म पे भी काम करता है, आपका लाइन आइटम्स पे भी काम करता है. लाइन आइटम मतलब डिटेल फॉर्म पे भी काम करता है. हम वैलिडेशन डाल सकते हैं कि जब भी कोई आपका लाइन आइटम है, आइटम में हम कुछ वैलिडेशन डाल सकते हैं यहाँ पे कि इफ द कॉस्ट इज मोर देन 1 लाख तो ये आपका रिकॉर्ड मूव ना हो. या अगर कैटेगरी स्पेंड कैटेगरी कुछ अलग हो, सॉरी स्पेंड कैटेगरी पे नहीं डाल सकते हैं, केवल न्यूमेरिक फील्ड पे डाल सकते हैं हम. ठीक है, स्ट्रिंग पे नहीं डाल सकते हैं इसको हम. तो यहाँ पे हम लाइन एट डिटेल फॉर्म में वैलिडेशन डाल सकते हैं, अपर फॉर्म में वैलिडेशन डाल सकते हैं. ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को नेक्स्ट स्टेप पे मूव होने से रोकता है. बट इवन वी कैन यूज वैलिडेशन इन नॉन वर्कफ्लो बीपी. नॉन वर्कफ्लो बीपी क्या होती है, जिसमें वर्कफ्लो नहीं होता है, उसमें भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं. इन दैट केस क्या होता है कि अगर आपने वैलिडेशन लगा दिया और आपका वैलिडेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस रिकॉर्ड को सेव नहीं होने देगा. ये जो सेव बटन होता है, इट विल नॉट अलाउ यू टू सेव द रिकॉर्ड इन केस ऑफ नॉन वर्कफ्लो बीपी. ओके, क्लियर हुआ रियाज? और यस Yes, Ravi. यस सर. सो ओके, ठीक है, मैं आपको एक बार चेकलिस्ट वाला डेटा एलिमेंट दिखा देता हूँ सो दैट मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. चेकबुक किससे आया अचानक से. तो चेकबुक इज जस्ट नथिंग अ डेटा डेफिनेशन. ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखे थे बेसिक्स में. तो हमने केवल किस टाइप के डेटा एलिमेंट्स के लिए, डेटा टाइप के लिए डेटा डेफिनेशन बनाए थे, स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स, इसके लिए हमने बनाया था.
अपार्ट फ्रॉम देयर सिस्टम के बहुत सारे प्री डिफाइंड डेटा डेफिनेशंस होते हैं. Likewise, this one, yes no kind of thing, this yes no, time zone, date picker, date format, unit of measures, सब system defined data definitions हैं. Okay, and one of them is देख लेते हैं चेक बॉक्स का जो इनपुट मेथड है इसमें. दिस वन says check box. Okay, अगर इसको आप देखेंगे तो इसका जो डेटा टाइप होगा दैट इज न्यूमेरिक वन. न्यूमेरिक क्या होता है? आइदर इंटीजर होगा, डेसिमल होगा या करेंसी होगा. ठीक है, न्यूमेरिक मींस आइदर इंटीजर, करेंसी और डेसिमल. तो दैट इज सपोर्टेड बाय चेक बॉक्स. तो हम ऐसा खुद का एक डेटा डेफिनेशन बना सकते हैं हमारे लिए. ठीक है, एक डेटा डेफिनेशन बनाइए चेक बॉक्स. उसमें हमें क्या करना होगा? हम स्ट्रिंग के ऊपर चेक बॉक्स नहीं ले सकते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर आपका चेक बॉक्स नहीं होता है. आपको लेना होगा इंटीजर लेना होगा. इंटीजर में आपको मिलेगा चेक बॉक्स. ठीक है, एंड दैट इज डन. सिंपल. अब इस डेटा डेफिनेशन को यूज करते हुए कोई भी डेटा एलिमेंट बनेगा, उसके लिए आपको एंड रिजल्ट में क्या दिखेगा? एक चेक बॉक्स दिखेगा. जिससे हम बना लेते हैं डेटा एलिमेंट. Let's say unifier checkbox. ठीक है, उसका डेटा एलिमेंट डेटा डेफिनेशन क्या लेंगे अब? जो हमने बनाया अभी. हमने क्या बनाया? डेफिनेशन क्या बनाया था? चेकबॉक्स. चेकबॉक्स. और इसका लेबल कुछ भी ले सकते हैं हम. चेक बॉक्स और मोर यूजर फ्रेंडली ले लेते हैं. जैसे हमने इलेक्ट्रिकल चेकलिस्ट देखा, मैकेनिकल देखा. हम अब एक ले लेते हैं सिविल देखा, इलेक्ट्रिकल देखा, मैकेनिकल ले लेते हैं. मैकेनिकल पंच लिस्ट. ठीक है, और इस डेटा एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं हमारे फॉर्म पे. तो अल्टीमेटली जो मैंने एलिमेंट यूज किया था, आप सिंपली बना सकते हो डेटा डेफिनेशन में जाके. ठीक है, और हमारा जो पीपी था आया करो. मैं कॉन्फ़िगरेशन पे कर रहा हूँ, मुझे कोई बता भी नहीं रहा है कि मैं गलत जगह पे क्लिक कर रहा हूँ. ओके, so what we can do, we can simply change the status, change the design. हमने इनिशियल फॉर्म में ये पंच लिस्ट था, अब हम एक और पंच लिस्ट ले सकते हैं, दैट इज मैकेनिकल वन. नहीं, मैकेनिकल यहाँ सिस्टम पे ऑलरेडी है. हमने किस नाम से बनाया था? सर मैक पंच. रिफ्रेश नहीं हुआ होगा शायद से डाटा. चेक कर लेते हैं. डेटा एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ सर. हमारा क्रिएट नहीं हुआ है. यस सर. ना 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 ना, हमने डेटा एलिमेंट का नाम तो कुछ और रखा था. हमने ये रखा था नाम डेटा एलिमेंट का. हाँ, ये लिखा चेकबॉक्स. लेबल ये था, नाम ये था हमारा. एलिमेंट टेक्निकल नेम ये था. फॉर एंड कस्टमर हमने ये रखा था.
ठीक है, क्लियर हुआ रियाज क्या गलती कर रहे थे हम? Yeah. तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में जाके एक एलिमेंट ऐड कर देंगे, Custom. ठीक है, और इसका नाम दिस वन, ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकल नेम कुड बी एनीथिंग, बट दिस इज अ लेबल जो एंड यूजर को दिखता है, यस ठीक है। अब हम इस पे हमारा वैलिडेशन डाल सकते हैं, एक और जो एग्जिस्टिंग वैलिडेशन है इसमें हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, दैट वी वांट द सम शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड वी रीडिजाइन द फार्मूला। तो हम क्या कर लेंगे, वी वांट ऐड अनदर एलिमेंट कॉन्स लिस्ट। अब क्या होगा, जब तक हम तीनों चेकबॉक्स को टिक नहीं करेंगे, इट विल नॉट अलाउ यू टू रूट दिस फॉर्म। ओके, तो ये क्लियर हुआ वैलिडेशन कैसे करा है हमने? यस सर। एंड अगर हमें चेकलिस्ट, चेकबॉक्स, डेटा एलिमेंट भी बना सकते हैं हम खुद का हमारा, और उसको यूज कर सकते हैं। Okay. इसे और एक्सप्लेन करना है या इज इट क्लियर? हाँ सर, इट्स क्लियर सर। ओके ठीक है रवि। okay, so we are done with the validation as well. ओके, वैलिडेशन आप किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको चेकबॉक्स का एग्जांपल दिया। यू कैन यूज एनी न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड मींस जिसका डेटा डेफिनेशन में डेटा टाइप आपका इंटीजर, डेसिमल और करेंसी हो सकता है, उसके ऊपर आप वैलिडेशन बना सकते हो एज ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूले भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर नहीं होंगे। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो फॉर्म्स होते हैं, इन दैट फॉर्म यू नीड सम हाई लेवल कैलकुलेशन और सम कैलकुलेटेड फील्ड, जो कि आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, आपको बार बार रिटर्न ना करना पड़े। तो कई बार इसका बिजनेस कॉल होता है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है कि समथिंग शुड बी ऑटो कैलकुलेटेड, वो आपको मैन्युअली नहीं करना है, आप चाहते हो कि इट शुड कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिस्टम, बाय सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो वो फॉर्मूले होते हैं आपके, जिसे हमारे एक्सेल शीट में यूज करते हैं हम। एग्जैक्टली द सेम वे वी कैन डिजाइन इन यूनिफायर, बट हम उतना हाई लेवल नहीं डिजाइन कर सकते हैं जितना एक्सेल शीट में होता है। यूनिफायर में मीडियम रेंज और बेसिक फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यूनिफायर में जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। it categorized into 3 categories. First one is the numeric one. न्यूमरिक वन वो फॉर्मूले होते हैं जो न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। वो न्यूमरिक वैल्यू आपकी डेसिमल, इंटीजर या करेंसी हो सकती है। सेकंड टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं वो टेक्स्ट टाइप के होते हैं। टेक्स्ट मतलब कि जिसमें हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर स्ट्रिंग, ओके, अल्फा न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल होता है आपका, स्ट्रिंग में क्या क्या होता है, आपका अल्फाबेट होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ फार्मूला, जिसके हम टेक्स्ट के थ्रू फार्मूले लिखते हैं। द लास्ट वन इज डेट्स। हम डेट्स के थ्रू भी फार्मूले लिख सकते हैं। डेट्स के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, हमें अगर वेंडर्स की डेट्स पता करनी है, तो कोई डेट एस्टिमेट करनी है, तो रिकॉर्ड का ड्यू डेट क्या होगा, या कोई रिक्वायर्ड डेट हमें कैलकुलेट करनी है, या हमें कैलकुलेट करना है कि 2 डेट्स का डिफरेंस क्या होगा, राइट। 2 नवंबर 2014 माइनस 2 फरवरी 2014, इसका डिफरेंस क्या होगा। हमें अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन कराना है तो डेट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। या हमें कैसा कैलकुलेट करना है कि टुडे प्लस 90 डेज के बाद वाला डेट क्या होगा, या क्रिएशन डेट प्लस ड्यूरेशन इक्वल टू व्हाट डेट। अगर हमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना हो तो हम उसके लिए डेट फॉर्मूला यूज करते हैं। टेक्स्ट यूज करते हैं जब हमें 2 फील्ड्स को कंबाइन करना हो, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करना हो। इन शॉर्ट हम इसे करते हैं एक सेकंड, ओके, हम कॉन्करेंट करने के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले को हम, ठीक है। न्यूमरिक्स के थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं।
मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे हो गए आपके, दिस फील्ड इनटू दिस फील्ड इक्वल टू व्हाट, हमें इस तरीके के कैलकुलेशंस करने हो अगर, तो हम न्यूमेरिकल्स में जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज में जाते हैं। ठीक है, तो हम तीनों का एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसी बीपी में करते हैं हम। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारा एक एलिमेंट है यहाँ पे जिसका डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग हो। ओके, सो हमने एक एलिमेंट ऐड किया जिसका डेटा डेफिनेशन में कुछ इस टेक्स्ट टाइप का हो, लाइक कंसल्टेंट नेम। ठीक है, हमने कंसल्टेंट नेम ले लिया एंड वी वांट, हम इस कंसल्टेंट नेम में फॉर्मूला पुट अप करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला पुट अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, विल क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट अप करना है। तो हमें लेट अस सपोज यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट अप करना है दैट इज टेक्स्ट टाइप, स्ट्रिंग टाइप। हम फॉर्मूला बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जितना भी आपका टेक्स्ट टाइप का डेटा एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। एंड लेट अस सपोज फॉर दिस एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू वी वांट कि आपका जो कंसल्टेंट नेम होगा दैट मे बी अ समीशन ऑफ रिकॉर्ड नंबर एंड समीशन ऑफ स्टेटस टाइटल। ये दोनों फॉर्मूले, दोनों अलग अलग फील्ड्स को मिला के मुझे कंसल्टेंट का नाम मिलने वाला है। या फॉर इजी एग्जांपल लेट अस सपोज यू वांट अ फुल नेम, अ फॉर्मूला फुल नेम। फुल नेम क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, मतलब फर्स्ट नेम प्लस टाइटल सरनेम। ओके, तो फुल नेम इक्वल टू, फुल नेम का एक फॉर्मूला बनाएंगे, फुल नेम फील्ड में हम फॉर्मूला डालेंगे फर्स्ट नेम प्लस सरनेम। ऐसे कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। कंसल्टेंट नेम हमने अज्यूम किया दैट कंसल्टेंट नेम इक्वल टू रिकॉर्ड नेम प्लस टाइटल। ओके, क्लियर हो रहा है या मैं दो एलिमेंट यूज कर लूं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम वाले? सर क्लियर हो रहा है, एलिमेंट यूज क्लियर हो रहा है। कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे बट यू शुड बी क्लियर अबाउट। सर जो अपन फॉर्म फिल करते हैं कोई भी, उसमें डेट जैसे एज अपने आप निकल जाता है तो वो डेट टाइप फॉर्मूला होता होगा जो अपना ऐसे कुछ। तो एक हमने फील्ड बनाया, फर्स्ट नेम का फील्ड बनाया हमने, दूसरा हमने बनाया सरनेम अगर हो तो सरनेम। चलो हम टाइटल ले लेते हैं, सिंपल था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला। टाइटल मीन्स हम मानेंगे कि उस यूजर का टाइटल है। ठीक है, तो हम कंसल्टेंट नेम में एक फॉर्मूला डाल सकते हैं एंड दैट इज द समीशन ऑफ फर्स्ट नेम प्लस टाइटल। ठीक है, so that is the summation of first name। जब भी आप है ना यहाँ एक पैरामीटर सिलेक्ट करते हो, पहला एलिमेंट सिलेक्ट करते हो, आफ्टर दैट यू टू सिलेक्ट अ डिलिमीटर। डिलिमीटर आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले को लिखने से पहले, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है तो यू कैन सिलेक्ट एनी डिलिमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेस भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, आइकन, एस्ट्रिक, डॉट, डैश, कुछ भी। ठीक है, दिस एंड पहले पैरामीटर के साथ आपको आपका जो डिलीमीटर है उसे क्लिक करना होगा, देन यू आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट अनदर पैरामीटर। ओके, अदरवाइज आपका सेकंड पैरामीटर सिलेक्ट नहीं होगा अगर आपने डिलीमीटर को सिलेक्ट नहीं किया है। सिंपली क्लिक ओके, क्लोज एंड सेव द फॉर्म। ओके, save, close everything, we'll check for error। ठीक है, तो आज इनके एरर नहीं होगा, मैं डायरेक्टली कंप्लीट कर देता हूँ। अगर एरर होता तो मुझे कंप्लीशन के समय आ जाता है, डिप्लॉयमेंट के समय आ जाता है। ठीक है, तो मैंने पीपीटी डिप्लॉय कर दिया। अब रन टाइम में देखते हैं कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है रन टाइम में। हम रन टाइम में बीपी के रिकॉर्ड को रन करेंगे एंड विल यूज दिस वैलिडेशन वाला।
अब मैंने यहाँ सेम में डाल दिया उसूल और फर्स्ट नेम में डाल दिया अर्पणा, ठीक है। तो देखिए मेरा कंसल्टेंट नेम जो है इट ऑटोमेटिकली कम अर्पणासुल, राइट। इट्स कम विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नेम प्लस टाइटल, राइट। तो ये एग्जांपल होता है आपका टेक्स्ट फॉर्मूले का। इससे आप टेक्स्ट फॉर्मूला एंटर करते हो सिस्टम में, ठीक है। यस सर। रियाज कर। ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला का कैटेगरी है दैट इज न्यूमेरिक वन। न्यूमेरिक वन में हम कैलकुलेशन करते हैं। बेस्ट एग्जांपल, if you want to calculate the cost of particular item, so cost का फॉर्मूला क्या होता है? It is a rate into quantity. Rate into quantity equal to the cost. अगर आपको इस तरीके के कैलकुलेशंस करने हो, it could be complex, but just for your understanding, मैं सिंपल यूज करता हूँ. That we want to create a simple scenario that my total amount, इसमें फील्ड ऐड करता हूँ टोटल अमाउंट, टोटल पेमेंट एंड अनदर फील्ड इज क्वांटिटी एंड लास्ट फील्ड इज रेट। ठीक है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं एंड वी कैन राइट अ न्यूमेरिक फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट क्या होगा? दैट इज द समेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी इनटू रेट, राइट। सो सिंपली हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। हमारा टोटल एलिमेंट rate and quantity. I am going to write a formula for total quantity. Total quantity field में मेरा वो होना चाहिए Total cost. क्या था? टोटल पेमेंट। वो फील्ड कहाँ है? Okay, let's wait for Arpana, then we'll start. Yes, are you getting na? Yeah, Ravi. हाँ राइट राइट, बट क्वांटिटी इनटू रेट का जो फॉर्मूला है वो किस एलिमेंट में स्टोर होना चाहिए, हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे ना। सो वी वांट कि टोटल क्वांटिटी, टोटल पेमेंट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, तो वी विल पुट फॉर्मूला इनटू काय में? क्वांटिटी में, टोटल पेमेंट में। Yes sir. Total cost. Ravi, are you showing something? Actually I'm just waiting for Arpana. अगर आ जाती तो we'll start. Can you make my house? Yeah, sure. Okay, we can start now. So हमें क्या करना है? हमें एक फॉर्मूला लिखना है and that formula is for total payment, and we want that this total payment it should be multiplication of rate into quantity, right? Yes sir.
डर के सर यस बोल ही देते हो हर दिन लोग। सर इजी है सर फॉर्मूला तो। ओके अभी तो इजी है। okay, so what we'll do, we'll create a formula based on the numeric fields. Okay, तो हम create पे click करेंगे and here we'll get all the numeric fields. Numeric fields जिसका data decimal जिसका data type हो क्या हो, न्यूमरिक टाइप हो। न्यूमरिक के एग्जांपल क्या है, किस किस टाइप का डेटा टाइप न्यूमरिक होता है? डेसिमल इंटीजर एंड करेंसी। राइट, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रेट ये अपना होगा इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी। सिंपल। एंड ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लोज इट, विल सेव इट, हम इसे सेव करेंगे। एंड जब भी आपका न्यूमरिक या कोई भी फॉर्मूला बनता है, देन दैट पर्टिकुलर फील्ड बिकम रीड ओनली। आप इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कैरिंग अ फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूले में ही एडिट कर दिया तो फिर फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको क्या देगा। सो जब भी आप कोई किसी फील्ड राइट जब भी आप कोई फॉर्मूला किसी भी फील्ड में आप फॉर्मूला एज अ मेथड करते हो, एंट्री मेथड फॉर्मूला करते हो, तो इट विल बिकम रीड ओनली। एंड एक और चेंज होता है जो आपको नोटिस शायद आपने नहीं किया हो, दैट कि जो भी आपका टोटल पेमेंट सी, अगर इसका एंट्री टाइप देखेंगे आप, डेटा एंट्री, दिस कॉलम, डेटा एंट्री कॉलम, सो नाउ इट चेंज टू फॉर्मूला। ओके, अभी तक बाकी चीजें आपका मैनुअल था, जैसे हमने चेंज किया फॉर्मूला, देन इट शो द डेटा एंट्री इज फॉर्मूला। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि डेटा एंट्री क्या शो करता है। ठीक है, हाउ इज डेटा एंट्रिंग इनटू द, और डेटा जो आ रहा है आपके फील्ड में आ रहा है वो किस मेथड के थ्रू आ रहा है, मैनुअल, ऑटो पॉपुलेट, फॉर्मूला, रिवर्स ऑटो पॉपुलेट, नो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये रीड ओनली हो जाता है। ठीक है, अब रन टाइम में हम क्या करेंगे, इसे चेक करते हैं कि whether this formula is working or not. So what we'll do, we'll check for error, we'll deploy it. तो जितनी बार मैं डिप्लॉय करूंगा सर इसका डिप्लॉय वर्जन चेंज होते रहता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना आप, इसका देखिए ये वर्जन हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और आफ्टर डिप्लॉय मुझे इसे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एक्टिव होने थे वो एक्टिव है, मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ वर्कफ्लो ऐड करता तो मुझे कॉन्फ़िगर करना होता, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस फील्ड इज बिकम रीड ओनली नाउ, एंड लेट अस सपोज क्वांटिटी इज 100 एंड द प्राइस इज 200. So it automatically calculate the total amount, right? Yes. So this is how you add a mathematical or numeric formula into your upper form. तो ये बहुत बार यूज होता है। Okay. And the last one is a date related, date one. तो डेट वाला फॉर्मूला पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा आपको डेट को समझना होगा। यूनिफायर में आपके दो तरीके की डेट्स होती है। ओके, आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट। यूनिफायर आपका ना, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स इन यूनिफायर। वन इज डेट पिकर, जो कि एक डेट को पिक करेगा। लाइकवाइज एक्सेल शीट में जब भी कुछ डेट डालते हो तो डेट के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ओके, अगर मैंने कोई डेट डाला, अब भी एक फॉर्मूला एंटर किया, उसमें एक डेट डाला, तो बाय डिफॉल्ट डेट क्या होगी, 12 अक्टूबर 2018, 12 मिनट्स 13 मिनट एंड वॉट एवर द सेकेंड। ये इस पैटर्न में आता है। ठीक है, अगर मेरा यहाँ इनपुट मेथड में या उस टाइप का मेरा डेटा डेफिनेशन है जिसमें डेट ओनली हो, डेट ओनली, नो टाइम स्टैम्प, तो वो अलग होता है।
ठीक है, उसमें केवल डेट आती है, उसमें आपका टाइम नहीं स्टेप आता। नहीं आता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेट से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूले या रिपोर्ट्स पे काम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज आपका पड़ जाता है, फॉर्मूला पड़ जाता है। क्योंकि कई बार हम डेट ओनली ले लेते हैं, और जब आपके कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशन में आपके डेसिमल प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल क्रिएशन डेट प्लस 4.5 डेज, अगर मैं 4.5 डेज डालता हूँ तो जो अल्टीमेटली आपकी जो डेट आएगी वो टाइम स्टैम्प के साथ आनी चाहिए। ओके, अगर मैंने डेट ओनली लिया है तो मेरा फॉर्मूला फट जाता है, ठीक है, इट विल नॉट वर्क प्रैक्टिकली। और इन केस मैं दो डेट को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 नवंबर 2014 माइनस 2 फरवरी 2014, if it is a डेट पिकर जिसमें कि टाइम भी आता है, तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा दैट विल बी इन अ डेसिमल। ओके, तो डेसिमल में होगा कि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, और दोनों के टाइम अलग अलग हो सकते हैं, तो हो सकता है जो मेरा एंड रिजल्ट हो दैट कुड बी इन अ डेसिमल प्लेस। ओके, अब अगर मैंने एक फील्ड लिया जिसमें वो वैल्यू स्टोर होनी है, जो रिजल्ट है वो स्टोर होना है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू सी एंड सी इज माय फॉर्मूला। ओके, और लेट अस सपोज b माइनस a इक्वल टू सी, b इज माय डेट, a इज माय डेट। ओके, b इज 2 नवंबर, a इज 2 फरवरी, इन दोनों का जब सब्सट्रैक्शन होगा तो द वैल्यू विल गेट स्टोर्ड इनटू द सी। अगर सी आपका इंटीजर टाइप है तो आपका एंड रिजल्ट गलत होगा, अगर सी आपका डेसिमल टाइप है, सी का जो करेक्ट डेटा टाइप है जिसमें फॉर्मूला स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का, फिर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डेसिमल है तो योर रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज करेक्ट, अदरवाइज यू विल गेट अ रॉन्ग रिजल्ट। ओके, इन केस अगर मेरा आंसर आता है 4.5 एंड इट इज अ डेटाबेस टाइप, if that is a decimal type then it will get the right value, otherwise क्या होगा 4.5 के बदले 5 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। getting my point? So ultimately at the operation side आपका डिजाइन फेल हो जाएगा, एंड यूएटी के समय या इन प्रोडक्शन आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर। So be very careful while designing a formula which is based on the date. Should be very clear that you are going to use date only field or date picker. ठीक है, आप Okay. डेट पिकर उठा रहे हो या डेट ऑनली उठा रहे हो, बहुत बहुत मैटर करेगा। ठीक है, maybe I can show you some example. Like see, this is the date picker that will come with timestamp. Okay, and that is date only picker, इसमें कि केवल और केवल डेट होगी आपकी। ठीक है, इसका मतलब होगा कि आपका डेट उठेगा जो आज का डेट है। अगर मैंने डेट पिकर लिया डेटा डेफिनेशन में तो इट विल कम विथ टाइम स्टैम्प एज वेल। ठीक है, और इसका डेटा टाइप है टाइम स्टैम्प इज जैसे डेटा टाइप। स्ट्रिंग पढ़ा था हमने, इंटीजर पढ़ा था, वैसे ही होता है टाइम स्टैम्प। एंड दिस आर सिस्टम डिफाइंड वन। ठीक है, कैटेगरी सिस्टम डिफाइंड। ये सब आपके बहुत सारे डेटा डेफिनेशन आपके पास सिस्टम डिफाइंड होते हैं, जिसका डेटा टाइप सिस्टम डिफाइन होता है, हम उसको नहीं बनाते। हमें यूनिफायर विल नॉट अलाउ अस टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग। हम कभी फ्लोट टाइप का नहीं लेते हैं, हमने देखा नहीं है। मतलब हम जब कोई भी डेटा डेफिनेशन बनाते हैं तो इट विल ओनली अलाउ अस आइदर इंटीजर और स्ट्रिंग। ओके, यहाँ देखो, इट इज आइदर स्ट्रिंग और इंटीजर जो कि डेटा टाइप है। बट अगर आप डेटा टाइप का कॉलम देखेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ टाइप ऑफ डेटा लाइक फ्लोट, टाइम स्टैम्प, चेक बॉक्स, XYZ, कुछ भी बहुत सारे होते हैं। बट जब हम क्रिएट करते हैं दैट इज कंपनी क्रिएटेड एंड दैट ओनली अलाउ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा डेटा डेफिनेशन को बार बार पढ़ो। सारी डिजाइनिंग डेटा डेफिनेशन के बेसिस पे होती है। और आपका डेटा डेफिनेशन क्लियर है तो आपका फॉर्मूले क्लियर होंगे, आपकी रिपोर्ट्स में डेटा सही आएगा, आपके डैशबोर्ड में डेटा सही आएगा, अदरवाइज सब फट जाएगा आपका। ओके,
तो हम देख रहे थे, अच्छा ठीक है, नाउ अज्यूम दैट यू आर क्लियर अबाउट डेट ओनली एंड डेट पिकर, ठीक है। कम टू द डिजाइनिंग क्वेश्चन। अब डेट फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं? लेट अस सपोज वी वांट टू ड्राइव अ डेट and that date is based on a formula like required date equal to creation date plus 90 days. Okay, तो आफ्टर 90 डेज क्या डेट होगी वो मुझे पता करना है। तो वो कैसे करता हूँ मैं? लेट अस सपोज आई वांट टू ऐड अ कॉलम रिक्वायर्ड डेट। ओके, लेंदी हो गया क्या सेशन? कल कर ले। नहीं सही है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी खत्म करते हैं। रिक्वायर्ड डेट हमने एक कॉलम उठाया, ओके, एंड वी कैन डिजाइन अ फॉर्मूला फॉर इट एंड वी वांट दैट कि जो आपका रिक्वायर्ड डेट है दैट कुड बी सम शॉर्ट कि यहाँ पे हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी कैन मेक अ फॉर्मूला कि क्रिएशन डेट प्लस और माइनस, वी कैन यूज इट प्लस और माइनस either another data element like डेटा एलिमेंट जिससे कि आपको एक वैल्यू मिले, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिले, लाइक 1 2 3 काइंड ऑफ थिंग, और डेसिमल। ओके, हम वो उठा सकते हैं या एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, लाइक वी वांट 90 डेज। 90 डेज आपने मैन्युअली डाल दिया, बट सम टाइम यू नीड अ डायनेमिक वैल्यू बेस्ड ऑन द डेटा एलिमेंट। जो डेटा एलिमेंट में वैल्यूज होगी रियल टाइम में वो की वो आना चाहिए, क्योंकि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। किसी भी फॉर्मूले में कहीं पे 90 डेज हो सकता है, कहीं पे 120 डेज हो सकता है, कहीं पे 60 डेज हो सकता है। तो हम ये वैल्यू किसी डेटा एलिमेंट में स्टोर कर सकते हैं ड्यूरेशन का, एंड एट द टाइम ऑफ रनिंग द रिकॉर्ड यूजर मैनुअली इस ड्यूरेशन की वैल्यू डाल देगा एंड दैट फॉर्मूला कैन पिक फ्रॉम दैट वेयर आल्सो। तो हम डेटा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जितन, क्लियर हो? डेटा एलिमेंट कब यूज करेंगे, कांस्टेंट कब यूज करेंगे? यस सर, बताओ। और सर मैं पूछ रहा था सर, अगर अपन लोग को जैसे 2 डेट के बीच में गैप निकालना है तो सर उस समय अपन क्या यूज करेंगे? उस समय एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को कहते हैं हम डेट माइनस। ठीक है, तो 2 डेट का वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ कि कब डेटा एलिमेंट से वैल्यू पास करेंगे और कब हम कॉन्स्टेंटली वैल्यू पास करेंगे, ये क्लियर हुआ? सर डेटा एलिमेंट का बता दीजिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, देखिए क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट में ये जो वैल्यू है 90 डेज वो अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग हो सकती है। किसी लेट अस सपोज एक इनवॉइस डेट होता है कि इनवॉइस के बाद 90 डेज में पेमेंट होना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है इनवॉइस के आफ्टर क्रिएटिंग द इनवॉइस यू हैव टू रिलीज पेमेंट इन 60 डेज। किसी प्रोजेक्ट में 90 डेज हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में 120 डेज हो सकता है। तो अगर हम फॉर्मूले में हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, अगर डिजाइनिंग में हमने हार्डकोर कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू डाल दी, तो थ्रू आउट द बीपी इस बीपी को कहीं पे भी यूज करेंगे, फॉर्मूला हमेशा 90 डेज रहेगा। बट अगर मैं डेटा एलिमेंट यूज करता हूँ, डेटा एलिमेंट बना लेता हूँ ड्यूरेशन का, तो ये एक एलिमेंट है जिसकी मैं रन टाइम में वैल्यू डाल सकता हूँ। जब यूजर रिकॉर्ड क्रिएट करेगा तो मैन्युअली वैल्यूएट कर देगा कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 90 डेज, 120 डेज या 60 डेज, उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। जितन क्लियर हुआ ये? सर थोड़ा क्लियर इतना अच्छे से नहीं हुआ सर। वो क्वांटिटी तब वो पुट करेगा तब वो खुद ही अपने हिसाब से डेज से डाल सकता है, ऐसा है? हाँ एग्जैक्टली ऐसा है कि अगर हमें हार्डकोर नहीं करना है, हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं देना है, तो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं और ये डिजाइन है ना किसी भी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है। हर एक प्रोजेक्ट में ये वैल्यू अलग हो सकती है, कहीं पे 90, कहीं पे 120 और कहीं पे 60। तो हम क्या चाहते हैं कि ये यूजर खुद ही एंटर करे ओके रन टाइम में, तो हमारा डिजाइन में लिमिटेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है या वर्किंग डेज लेना है या कैलेंडर डे लेना है। कैलेंडर डे मींस 7 डे अ वीक, वर्क डे मतलब कि 5 डे अ वीक। सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा इस फॉर्मूले में।
ठीक है, यस क्लियर? यस सर Okay. क्लियर। एंड सिंपली क्लिक ओके। अब ये हमारा फॉर्मूला टाइप्स एंट्री टाइप हो गया फॉर्मूला, विल क्लोज इट। और ये हो गया रीड ऑनली। और रन टाइम में बेस्ड ऑन द क्रिएशन डेट, कि जो क्रिएशन डेट का ये जो है, बेस्ड ऑन दिस क्रिएशन डेट एलिमेंट आपका रिक्वायर्ड डेट एलिमेंट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है रियाज, गेटिंग? रियाज यू देयर? Oh, sorry, I was on mute. Yeah, Ravi. Okay, once it complete, save it. And at the runtime, when you will create a record for that particular BP जिसमें हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है, ओके। सो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, फॉर्मूला। ये हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, हमने ये डिजाइन करके रखा है तो हमें करना ही होगा। ठीक है एंड ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि इट विल कैलकुलेट फ्रॉम द क्रिएशन डेट, और अभी तक रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ है। रिकॉर्ड कब क्रिएट होगा? व्हेन विल सेंड इट फॉर नेक्स्ट स्टेप। ओके, ओके। एंड यहाँ आपको उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डेट की वैल्यू आ जाएगी बेस्ड ऑन द क्रिएशन डेट। सो अब हमारे पास क्रिएशन डेट आ गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। और वो वैल्यू कहाँ गई हमारी? रिक्वायर्ड डेट वाला वैल्यू कहाँ गया? अच्छा, वो हमारे व्यू फॉर्म में नहीं था। ठीक है रियाज, गॉट इट? वो हमारे व्यू फॉर्म में नहीं था, इसलिए व्यू फॉर्म में हमें वो एलिमेंट नहीं दिखा। Okay. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू फॉर्म एंड अपर फॉर्म। अगर हमने एक्शन फॉर्म में कोई एलिमेंट रखा है और व्यू फॉर्म में नहीं रखा है, तो अनटिल एंड अनलेस यूजर विल एक्सेप्ट द टास्क, उससे वो एलिमेंट नहीं दिखेगा। Okay. एंड वंस इट एक्सेप्टेड, यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाएगा एंड यू विल गेट अ डेट बेस्ड ऑन द करंट डेट। उसने 90 डेज का डेट कैलकुलेट कर लिया है। सो इट इज द 9th of January 2019। गॉट इट? Yes. इस तरीके से हम डेट्स कैलकुलेट करते हैं, डेट्स के फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डेट 81, जिसमें हम डेट में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। द अनदर एग्जांपल इज -1, जिसमें तो डेट माइनस करते हैं। तो एक बार आप वो देख लीजिएगा वो कैसे करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इन द सेम वे। इट ऑलमोस्ट 12:30, कल ऑफिस है, तो एक बार वो देख लीजिएगा आप लोग। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा कि वो डेट 8 और माइनस वाला डिफरेंस वाला फॉर्मूला कैसे ऐड करते हैं। ठीक है? Okay. यस ओके ओके सर। ओके, सो अभी तक क्लियर हुआ है ये सब हाँ, सारे फॉर्मूले, वैलिडेशन? यस सर क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो रियाज आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए एंड लेट मी क्विकली डिस्कस सम पॉइंट, देन हम सेशन क्लोज करेंगे। Yeah. Yeah. ओके, सो ठीक है। पहली चीज आप प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के सब भूल जाओगे आप। ट्रस्ट में, मैं 6 मिनट में खुद भूल जाता हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये सारे सेशंस किसी काम के नहीं है। एंड आई होप अब सारे इंस्टेंस, सबके इंस्टेंस ठीक
ठीक से काम कर रहे हैं। तो जितना भी तक हमने पढ़ा है आप प्लीज करके देखिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है हमारी क्लासेस का। और काफी हो गया हमारा, हमने काफी चीजें यू डिजाइनर की कवर कर ली है। कुछ टॉपिक है वो मैं देख लूंगा, कुछ है। बाकी हम अखिलेश ने एज्यूम की, अखिलेश ने एक्सेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट के टॉपिक कवर किए हैं। तो उसमें जो भी डाउट्स है आप निकाल के रखिए। कल मैं अखिलेश वीकेंड्स पे एक्सटेंडेड सेशंस ले लेंगे, तो जितने भी डाउट है अखिलेश के टॉपिक के वीकेंड्स में अखिलेश कवर करेगा, और जो यू डिजाइनर के डाउट है मैं मंडे को कवर कर लूँ। और इंग्लिश बोलो। क्या हुआ? तो प्रैक्टिकली दो चीजें, पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि इतना इजी नहीं है यूनिफायर, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक बार मैनुअल्स देखो, थोड़ा सा कुछ लिटरेचर। नहीं, कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत टफ है, बहुत कम लोगों को आता है, और पूरा तो बहुत ही कम लोगों को आता है। सर आप ही पढ़ा देते। ठीक है, मैं सर आप ले लूंगा, बेसिक क्लियर हो जाता है सर उस चीज का। तो मैं कॉस्ट मैनेजमेंट ले लूंगा, लेकिन वो लास्ट में लूंगा क्योंकि वो टॉपिक हो चुका है। Yes, sir. और कॉस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है फिर। तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं आते, पड़ेगा तो सर। बाद में कर लेंगे, हाँ। क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। और अखिलेश के जितने भी क्लासेस हुए हैं उसमें जो भी डाउट्स हैं आप पूरे के पूरे निकाल के रखो एक्सेस मैनेजमेंट में और आपके कॉन्फ़िगरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में। तो वीकेंड पे मैं एक्सटेंडेड सेशन करा के अखिलेश से और सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। दूसरी चीज, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उसके भी आंसर्स थोड़ा सा फिगर आउट करके भेजिए, थोड़ा लॉजिक के साथ, ताकि आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्रिएट हो। ओके ठीक है? सर अभी कॉस्ट के लिए कुछ बैकग्राउंड आना चाहिए क्या, जैसे कि एमबीए में अकाउंट्स सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ? नहीं, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि कॉस्टिंग साइकिल क्या होती है किसी कंपनी में, और जो नॉर्मल साइकिल होती है, पहले पीओ रिलीज होता है, फिर इनवॉइस होती है, फिर अगर बीच में चेंज, मतलब एक नॉर्मल साइकिल। आप किसी भी आपके कलीग से पूछ सकते हैं, या किसी ने बिलिंग करी हो कंपनी में, जिसने देखी हो कि इनवॉइस क्या होता है, पीओ क्या होता है, थोड़ा भी अगर आता है तो दैट इज सफिशिएंट, आपको थोड़ा समझना है तो। बट हाँ, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको अगर बिलिंग का कुछ पढ़ने को मिल जाए, जस्ट बिलिंग साइकिल, ब्रीफ ओवरव्यू कि पहले क्या क्या होता है, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले बजट अप्रूव होता है, अगर बजट में चेंज है तो चेंज रिवीजन होता है, देन पीओ रिलीज होता है, देन इनवॉइस होता है, देन आपका अगर बजट आपके पीओ में कुछ चेंज है तो पीओ अमेंडमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है तो चेंज ऑर्डर होगा। एक सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको, पूरे फ्लो पता होना मैनेजमेंट का। प्लस आपको टाइप्स ऑफ बिलिंग्स पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए, मतलब एक ओवरव्यू होना चाहिए। इतना डिटेल में आपको अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, हमें साइकिल समझ में आना चाहिए रियाज उस चीज का। ओके तो आप गूगल पे भी करके देख लीजिए, बिलिंग साइकिल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऐसा कुछ करके। या औरंगजेब, अगर आपके पास कुछ हो लिटरेचर कॉस्टिंग या बिलिंग का, तो रियाज के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि मेरा वो प्रोजेक्ट मैनेज, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आईटी कंपनी में हूँ, तो जो भी मेरा लिटरेचर था अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या जो भी था, मेरा उतना है नहीं मेरे पास। इवन अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कॉस्टिंग से रिलेटेड साइकिल। ठीक है, आप शेयर कर लेना। बट रियाज थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए, पीओ क्या है, इनवॉइस क्या है, चेंज ऑर्डर क्या है, हैज यू फ्रॉम द डेटाबेस बैकग्राउंड, थोड़ा सा पता कर लीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे बताइएगा कि ये डेट डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे काम होता है, पढ़ के बताइएगा कल, ठीक है? और आप लोगों के प्लेबैक सेशंस भी होंगे, ठीक है? तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ नो, लास्ट टाइम हमने प्लेबैक सेशंस किए थे, तो उस टाइप से आपको प्लेबैक सेशंस भी देने हैं, सो दैट नो
मुझे भी पता चलेगा कि कितना मैंने डिलीवर्ड किया आप लोगों को। ठीक है, चलो ओके 12:30 हो गया है। हम बाकी का कल करते हैं, कल मॉर्निंग में ऑफिस है। ठीक है, ठीक है बाकी कुछ चीजें तो हम ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे कल मॉर्निंग में। ओके ओके सर, ठीक है बाय। थैंक यू बाय सर।